Student, this is the video number 3 of atomic structure। बेटा इसमें हम लोग अभी इसके पहले हम लोगों ने एनर्जी का कैलकुलेशन किया था कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है या उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन तीनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमने 1 बाय 1 करके वीडियो नंबर 2 में देखा था। फिर आपने कहा था कि जो टोटल एनर्जी निकल के आई थी वो क्या आई थी बेटा जी, ई एन nth ऑर्बिट में -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी थी किसमें, nth ऑर्बिट में। तो इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे। अब एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं। देखो बेटा यहाँ से क्या है कि ई एन इक्वल टू 1, तो इसमें जो टोटल एनर्जी होगी वो E1 होगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर रखेंगे तो एन की वैल्यू रखेंगे 2, तो हो जाएगा नीचे 4, डिवाइड करेंगे तो आएगी टोटल एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद अब तीसरे में आएंगे, फोर्थ में आएंगे, फिफ्थ में आएंगे, सिक्स में आएंगे, अप टू जाएंगे इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि और इन्फिनिटी पर जो टोटल एनर्जी होगी एट इन्फिनिटी वो 0 होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब सिस्टम जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा या बाहर निकल जाएगा, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से फ्री हो चुका है, ये इसका मतलब हुआ। और इसी तरीके से हम लोग क्या है, आपको पता है कि जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी ही काइनेटिक होती है, बस प्लस में होती है। तो आपने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर ना, तो 13 पॉइंट समथिंग, ये 3.4, ये इस तरीके से तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो है पॉजिटिव की में बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की आधी होती है। ठीक है ना। तो अगर आप ऑन 2 करोगे इसको तो सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की डबल होती है नेगेटिव में, है ना बेटा जी। तो 27 मल्टीप्लाई किया 2 से, आपने 27 लिया, इसमें निकाला आपने पोटेंशियल एनर्जी इसके हिसाब से, है ना, 6.8 होगी। फिर इसमें इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का अरेंजमेंट भी हमने कर दिया है। और आपको बता दूं, आप जानते हो कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक के बराबर होगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा होता है। ऐसे तो हाफ हाफ करते जाएंगे। जो टोटल एनर्जी है इसमें, इस ऑर्बिट में, उसका टोटल एनर्जी को डबल करेंगे तब आएगी ना पोटेंशियल, है ना बेटा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ के बराबर है। तो ये सीक्वेंस मैंने पॉइंट आउट किया है। और पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या है बेटा जी, 0 है। अब देखिए, वैसे गैप ले लो कि 2 लेवल, पहला दूसरा, इनके बीच का जो टोटल एनर्जी गैप कितना है, 10.2 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें कितना आएगा, 1 पॉइंट, मतलब इस वाले में, इस वाले ऑर्बिट से ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी का जब माइनस करेंगे तो इतना आएगा एनर्जी गैप, इसका इतना आएगा एनर्जी गैप। मतलब 2 ऑर्बिट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का गैप आपको दिख रहा है। ठीक है ना। और देखते हैं पोटेंशियल का कि अपर लेवल का पोटेंशियल ये है, लोअर लेवल का ये है। अपर पोटेंशियल एनर्जी माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो आपका आएगा +24.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 एनर्जी लेवल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको 2 एनर्जी लेवल के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का गैप है वो भी आपको यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। वैसे काइनेटिक का भी आप दिखा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल 2 एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है, चाहे वो टोटल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, और चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ये चीज़ें आपको अगर 5 एनर्जी लेवल तक अगर आपको याद रहेगा तो आप बड़े आसानी से आगे काम कर सकते हो। ठीक है ना। सारी एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है।
इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एनर्जी लेवल का रेफरेंस बदल देते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो पहले लेवल में, तो n इक्वल टू फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है वो है -27.2, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे बढ़े आप तो -6.8, इनका जो डिफरेंस कितना आया 20.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है। अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ और कर दो, ठीक है, अपने मन से मान लो कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ और रख दिया आपने, यहां भी कुछ और है मान लो, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन याद रखना इसका n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो कभी नहीं बदल सकता है। आप रेफरेंस को बदल सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, इसको अगर यहां पर आपने कर दिया 0, यहां पर क्या कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे, मान लो 0 है। सपोज कर लिया कि पहले n1 एनर्जी स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, ऐसा आपने मान लिया, ठीक है ना। तो आप बताइए कि n इक्वल टू 2 में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आपको यह पहले से पता होना चाहिए कि n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 में पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो कहोगे सर अगर इसको आपने 0 माना है तो यहां पर आपको n इक्वल टू 2 में आपको 20.4 मानना पड़ेगा, तभी इनका डिफरेंस कितना आएगा 20.4 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो आप कहोगे सर कि ठीक है, इसके बाद n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 3.7 आना चाहिए। यहां पर जो भी वैल्यू रखो आप, नो प्रॉब्लम, वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हो, बट इनका डिफरेंस यहां पर चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको एनर्जी को रीअरेंज करना पड़ता है। तो पोटेंशियल को रीअरेंज करोगे तो काइनेटिक भी क्या होगी, सॉरी पोटेंशियल को रीअरेंज करोगे तो टोटल भी आपकी रीअरेंज होगी, बट काइनेटिक में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। तो अगर आपने पोटेंशियल को चेंज किया तो आपकी टोटल चेंज होगी और आपकी काइनेटिक जो पहले से है वही रहेगी। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि बेटा जी जेई में या नीट में, जेई में पूछा गया स्पेशली क्वेश्चन, ये कैसे पूछा गया देखो। इफ वी कंसीडर जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट द फर्स्ट ऑर्बिट, ओके, ऑफ द हाइड्रोजन एटम, राइट टोटल एनर्जी, potential energy and kinetic energy for the first orbit, second orbit and third orbit of the hydrogen atom. क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि भाई जो n1 में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करोगे तो काइनेटिक चेंज नहीं होगी, टोटल चेंज होगी, काइनेटिक वही की वही रहेगी। तो काइनेटिक को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, नो प्रॉब्लम। काइनेटिक 13.6, काइनेटिक 3.4 प्लस में है सब, तो डरने की बात ही नहीं इसमें कुछ। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपने 0 कर दिया तो पहली ऑर्बिट में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेकंड में क्या होगी, थर्ड में क्या होगी, आपको लिखना है। तो आप कहोगे सर क्योंकि इनके बीच का जो गैप होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो गैप होता है वो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको अगर आपने 0 माना तो पक्का है कि इस लेवल में आपको पोटेंशियल एनर्जी को 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना चाहिए बोलो, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। अब बताइए n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2 में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपने पढ़ा है वो शायद आपने ऐसे पढ़ा होगा। ये जो डिफरेंस है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो है शायद 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार हम चेक करते हैं क्या है, यहाँ पर देखो
हाँ 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वायर को आप जेड को आपने 1 ले लिया है। तो अगर इस यहाँ पर आपने क्या माना, क्योंकि रीअरेंज तो करना है, डिफरेंस तो मेंटेन करना है, तो 20.4 अगर मान लिया आपने, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, इसको पहले इसमें ऐड कर दो। 3.7 को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 24.18 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस इतना आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप आपने रिफरेंस को चेंज कर दिया। यहाँ पर अगर चेंज किया देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर अब जीरो से स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि आपने एज्यूम किया है। यहाँ पर आपने क्या, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, वैसे आगे बढ़ते जाओगे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। एक आपने अलग सिस्टम सोचा आपने ऐसा, ठीक है ना। लेकिन रियल में तो जो अरेंजमेंट है एनर्जी का वो तो मैंने दिखा दिया है, इसी को लेकर चलोगे। जो रियल में एनर्जी होता है हाइड्रोजन एटम में जो होता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस तरीके से होता है जो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आप सब कुछ सही रखो, आप सिर्फ आप पहले लेवल में क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी कुछ और कर दो, ऐसा बोल रहा है। अगर कुछ और अगर हमने कर दिया तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके आगे बढ़ना होगा, और इस प्रकार से सारे लेवल की एनर्जी लिख देनी होगी। तो अगर आपने पोटेंशियल लिख लिया और काइनेटिक आपको पहले से दिया हुआ है, तो पहले वाले में क्या होगी टोटल, यहाँ से काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। दूसरे में क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तीसरे में क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आपने टोटल एनर्जी को भी यहाँ पर क्या है आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। तो इफ वी चेंज द रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देर इज नो चेंज इन डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने पॉइंट आउट किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके बेटा, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं एनर्जी का, कि एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ एन एटम, ठीक है ना, ऑफ एन एटम, ठीक है ना। कोई भी एटम आयोनाइज कब होगा और एक्साइट कब होगा। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लो लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चले गए हैं, हायर एनर्जी लेवल पे जब जाते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई हमारा एटम एक्साइट हुआ है या तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, दोनों बात एक ही है। एक्साइटेशन क्या होता है कि ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा, कहाँ, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब ये नहीं कि हमेशा n=1 से ही होगा। n जो है अगर 1 से बड़ा है, ठीक है ना, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n जो कि 1 से बड़ा है, मतलब या तो एक पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, टू हायर स्टेट, ठीक है ना, ऐसे इक्वल कर देंगे। n=1 से क्या है, 1 से या ऊपर जाए या 2 से ऊपर जाए या 3 से ऊपर जाए, टू द हायर स्टेट अगर ऊपर जा रहा है, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में है, आपने इसको एनर्जी सप्लाई किया एनर्जी, ये एनर्जी लेकर के चला गया फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, तो ये एक्साइटेड एनर्जी है। फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड एनर्जी एंड थर्ड एनर्जी। इस प्रकार से क्या है, इसे बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी मिलती है उसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड ऑर्बिट में है, तो क्या यहाँ पर हम एक्साइटेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई किया, वो कहाँ चला गया, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, फिर दूसरे में चला गया, फिर तीसरे में चला गया। इस प्रकार से जब भी एटम एक्साइट होता है, ठीक है ना, तो अपने लोअर लेवल से क्या हो, हायर लेवल पे जाता है, ठीक है बेटा जी, उसे बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम का आयोनाइज होना, आयन बन जाना। इट इज़ द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी लेवल, किसी भी लेवल से अप टू इन्फिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, n=1 लेवल ये आपका है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी है कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, पता आपको, अगर हाइड्रोजन है तो। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं करना है, इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज, अब इस इलेक्ट्रॉन को इतनी, अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इतनी एनर्जी से बधा हुआ, किससे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी टोटल एनर्जी है नेगेटिव में। अगर इतनी ही क्या, इसको हम पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर दें बाहर से,
ठीक है ना। तो अगर इतनी एनर्जी इसको सप्लाई कर दिया हमने तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर के ये हो जाएगा आयोनाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इन्फिनिटी पर, मतलब पूरे के पूरे एटम को छोड़ देगा वो। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया इन्फिनिटी पर तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर क्या होती है, एनर्जी जीरो होती है। और इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर क्या एनर्जी है, -13.6, और क्या सप्लाई किया, +13.6, दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गई, एनर्जी जीरो। इसका मतलब एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन किस लेवल पर रहेगा, अब इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी लेवल कहाँ होती है, अप टू इन्फिनिटी, यानी ये एटम को छोड़ दे रहा है। इसे बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन मान लो सेकेंड ऑर्बिट में है, इसको आयोनाइज कराना है, सेकेंड ऑर्बिट को आपने क्या सप्लाई किया एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी, 3.4, क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास टोटल एनर्जी होती है -3.4। इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी से आप सप्लाई करोगे तो ये चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इसे बोलेंगे फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस प्रकार से हम हर लेवल पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट वाला, जो n=1 पे। तो जब भी हम ऐसी एनर्जी, जब एटम को हम सप्लाई करते हैं, है ना, कि एटम आपका आयोनाइज हो जाएगा, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव ही कर दिया फ्रॉम दैट एटम बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब इनको चाहे आयोनाइज करना हो, एक्साइट का मतलब क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना, ग्राउंड स्टेट से जो भी लोअर लेवल से हायर एनर्जी पर लेके जाने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उसे बोलते हैं एक्साइटेशन। और लोअर एनर्जी लेवल से उठा के कहाँ फेंक देना, इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर ही फेंक देना, रिमूव कर देना, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये दोनों तरीके हम क्या है, या तो हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से फोटोन सप्लाई करें जिसके पास एनर्जी कितनी हो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो, जो फोटोन आने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेके चला जाएगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है या तो आयोनाइज करना है, तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हम क्या है, फोटोन एनर्जी दे करके एक्साइट कर सकते हैं या आयोनाइज कर सकते हैं, या तो इस इलेक्ट्रॉन पर हम किसी पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दें, पार्टिकल का कोलिजन होगा, तब भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्साइट हो जाए, हो सकता है पूरी ऑर्बिट को छोड़ दे, मतलब पूरे के पूरे एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए। देयर आर टू मेथड टू एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन एंड आयोनाइज द इलेक्ट्रॉन। कैसे, फॉर एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन्हीं पे दो बार ले दिया इसको, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो फॉर एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम, एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू एन एटम इनटू टू वेज। अगर हमें एटम को एक्साइट करना है या तो आयोनाइज करना है, तो हमें दो तरीके से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। एक तो बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटोन गिरा करके इसको हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं, या बाई कोलिजन विद द पार्टिकल, इस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का कोलिजन करा करके। जो पार्टिकल है, मान लो वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोलाइड करेगा, न्यूट्रॉन कोलाइड करेगा, इस तरीके से क्या है, पार्टिकल से कोलिजन करा करके भी इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट एंड आयोनाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ओके बेटा जी, तो अब की जो टॉपिक हम ले रहे हैं, एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें एक्साइट करना है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। मैंने यहाँ लिखा है ना पहले, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन, ठीक है। अब आपको पता है कि मान लो एनर्जी लेवल N2 है और ये N1 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मान लो इधर से फोटोन ये आ रहा है, और ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तभी इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जब इस फोटोन के पास एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी होगी। मतलब इसमें जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इसमें जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, इनका डिफरेंस निकालो, जो भी आएगा उसके बराबर एग्जैक्ट अगर फोटोन की एनर्जी है, तभी ये एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके
एक्साइट होगा। एक्साइटेशन विल टेक प्लेस ओनली इफ द फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स। मतलब जो फोटोन की एनर्जी है वो En2, इसमें क्या है En2, ये क्या है En1, N1 N2 है ना, इनके अगर डिफरेंस के एग्जैक्ट बराबर है देन ओनली एक्साइटेशन टेक प्लेस। ठीक है ना, अगर डिफरेंस के बराबर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको लेगा ही नहीं, ये फोटोन जाएगा और ऐसे क्रॉस कर जाएगा इसको। फोटोन जैसे लगेगा, फोटोन के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह बिहेव कर रहेगा। अगर इस फोटोन की एनर्जी इन डिफरेंस के बराबर नहीं है तो बिल्कुल ऐसे निकल जाएगा, देगा नहीं, एनर्जी लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, पहली बात। ठीक है ना, देखो थोड़ा एनिमेशन देखते हैं इसका। देखिए बेटा जी, क्या है कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि पहले वाले केस में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फोटोन गया और फोटोन ने क्या, फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये इसकी एनर्जी बढ़ी और ये लेके चला गया। लेकिन तब जब दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी है, देखो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में आ गया। ठीक है ना, फोटोन आया, एनर्जी पूरी की पूरी इसने एब्जॉर्ब की और फोटोन की एनर्जी इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एब्जॉर्ब की, अब लेके वो चला जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे हम बोर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, देखो ऐसे। ठीक है बेटा जी, अभी तो आपको पता है कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस कितना है। पहले N1 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 2 में है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। 3 में 1.5 होगी, ऐसे 5 में बनेगा। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ तक एक्साइट होके जाना है तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनका एनर्जी डिफरेंस होगा कितना होता है, 10.2 होता है ना। अगर उतनी एनर्जी इसको आप दोगे तभी एक्साइट होगा पहले वाले में, और जो आपका तीसरा है और पहले के बीच का डिफरेंस अगर दोगे तभी जाएगा तीसरे वाले में। तो एनर्जी का डिफरेंस ये पाएगा तभी, अगर उससे अदर होगा तो नहीं जा पाएगा। अच्छा देखो आप यहाँ पे देखो, इसने एनर्जी लिया, एक साइड होकर चला गया कहाँ पर, पहले वाले में 10.2 दिया था ना आपने, अब 10.09 दोगे, ये लेगा जाएगा सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड का डिफरेंस 12.09 है। देखो 2 पर कहाँ गया, 10.2 पर पहले में गया, एग्जैक्ट इतना मिला इसको। अब 12.09 पे कहाँ जाएगा, ये जाएगा सेकंड पे। और थर्ड का देख लो, थर्ड का इसमें हमने बनाया हुआ केस कितना आया, देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है मान लो, है ना, और जो आपने उसको एनर्जी दी उसकी बात हम कर लेते हैं। एनर्जी की बात देखो, यहाँ पर कितना दी, 12.75 दिया आपने, अभी जाएगा तीसरे में, कितना 12.75 पे जाएगा तीसरे में। जब इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट जो एनर्जी होगी वो 12.75 मिलेगी तभी वो तीसरे में जंप करेगा, अदरवाइज करेगा ही नहीं। देखो 12.75 अब इलेक्ट्रॉन को मिला, ये लेके जाएगा कहाँ पर, तीसरे में जाएगा। और व्हाट हैपन कि अगर इन एनर्जी डिफरेंस के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिल रही है फोटोन से, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो बनाया मैंने, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, देखो ले गया, इसको क्रॉस कर गया, जिससे मालूम चला कि यहाँ पर कोई एक चीज़ है ही नहीं। फोटोन आएगा, अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पर गिरता है, इस पे, तो ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये बिल्कुल इससे क्रॉस कर जाएगा ऐसे। तो आई थिंक मेरी बात समझ पाए कि एक्साइटेशन तभी होगा जब क्या होगा, जब एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी मिलेगी। ठीक है बेटा जी, आई थिंक तीनों पिक्चर से आपको क्लियर हुआ किस तरीके से फोटोन एनर्जी को लेकर के एक्साइट हो रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बेटा अब लोग हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाई H एटम ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन, है ना। हाइड्रोजन एटम में अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप कर रहा है तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स वो बाहर निकाल सकता है, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर में जंप करेगा तो पता है कि एनर्जी को क्या करता है, वो बाहर निकालता है। और जब भी एनर्जी बाहर निकलती है, तो जब भी एनर्जी बाहर निकलेगी वो फोटोन के फॉर्म में निकलेगी बाहर, और एनर्जी डिफरेंस के बराबर बाहर निकलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लेवल बनाया है। मान लीजिए ये आपका ग्राउंड स्टेट है और इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, एक्साइटेड होकर कि वो nth एनर्जी लेवल में है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड nth। देखो nth एनर्जी लेवल, बाद में क्या आएगा, n-1 आएगा, फिर क्या आएगा, n-2 आएगा, n-3 आएगा, डॉट 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 2 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना, ऐसे 3 2 1 आएगा। तो हमने ये एनर्जी लेवल्स बनाए हुए हैं। ये nth के बाद नीचे क्या आएगा, n-1th आएगा, n-2th आएगा, है ना बेटा जी।
ऐसे n माइनस थर्ड आएगा, ऐसे करते करते आप कहाँ n-1 तक आओगे, ठीक है ना। ये आपका लेवल बना हुआ है। ओके बेटा, तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी लेवल पे है, ठीक है ना, अगर वो डी एक्साइट होता है तो उसके कितने चांसेस हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट n=1 में गिरे तो एक फोटोन निकालेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है 2 में गिरे तब भी एक फोटोन निकालेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कभी भी गिर सकता है। तो सबसे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फोटॉन्स निकलने के क्या होंगे, तो कहोगे सर जब 1 बाई 1 गिरेगा, वो इसमें से इसमें गिरेगा तो एक फोटॉन निकलेगा, यहाँ से गिरेगा तो दूसरा फोटॉन, यहाँ से गिरेगा तीसरा फोटॉन, यहाँ से गिरेगा चौथा फोटॉन, फिर लोअर में पांचवा, फिर ऐसे से करते करते जब इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक पे जंप करेगा तो उस टाइम पर अगर ऐसी जंपिंग हो रही है डायरेक्ट एक से किसी दूसरे में, क्या है, किसी यहाँ से डायरेक्ट इसमें नहीं आ रहा है, अगर 1 बाई 1 करके वो डी एक्साइट हो रहा है तो उस टाइम पर नंबर ऑफ फोटॉन्स मैक्सिमम होंगे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम फोटॉन निकलने की यही पॉसिबिलिटी है, एक फोटॉन दूसरा तीसरा चौथा 1 बाई 1 करके। तो nth एनर्जी लेवल पे तो है ही वो, nth पे तो है ही वो, तो नीचे बचे कितने n-1, कितने फोटॉन निकलेंगे n-1 निकलेंगे, है कि नहीं है, 1 फोटॉन 2 फोटॉन, तो दैट मीन्स एक एनर्जी लेवल पे तो है ही वो। तो एक जब n-1 में आएगा तो एक निकालेगा, दूसरे में आएगा दूसरा निकालेगा, तीसरे में आएगा तीसरा निकाल, करते करते क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द, एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना फोटॉन निकाल सकता है जब वो nth एनर्जी लेवल से लोअर पे गिरेगा, उसे ग्राउंड तक आना है, तो क्या करेगा, ग्राउंड तक उसको आना तो ग्राउंड में उसको है, तो n-1 नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। काउंट करना तो क्या होगा n-1, क्योंकि वो nth पे तो है ही। जैसे मान लो ये आपकी 5th एनर्जी लेवल है, ये कौन सा एनर्जी लेवल है, 5th एनर्जी लेवल है, तो नीचे कितने बचे 4, तो 4 बार हो रहा है ना ट्रांजिशन, 1 2 3 4, कैसे होगा तुम्हारा 4 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा। तो अगर 5th एनर्जी लेवल है और इलेक्ट्रॉन 5th पर है तो वहां से वो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन फोटॉन कितना निकाल सकता है वो, तो कहेगा सर 1 बाई 1 गिरेगा तो 4 फोटॉन बाहर निकालेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन जो एमिट होंगे अगर nth एनर्जी लेवल पे तो n-1 होंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा गया है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे जब वो डायरेक्ट nth एनर्जी लेवल से कहाँ गिर जाए n=1 पे, तो सिर्फ एक फोटॉन निकालेगा, वो मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी एक फोटॉन की, तो मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके 1 होंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है बेटा, ठीक है। थैंक यू।